हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पहले हम बात करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बैकग्राउंड की, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पड़ी। देन उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बैकग्राउंड क्या है कि अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो अगर हमें ज़्यादा सेल करनी है या ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल ज़्यादा होनी चाहिए। और सेल ज़्यादा तब होती है जब हम क्रेडिट पर सेल करेंगे। अगर हम कोशिश करें कि कैश सेल्स करें, सिर्फ और सिर्फ कैश में ही सेल करें, तो क्या होगा कि हमारा जो बिज़नेस है वो उतना ग्रो नहीं कर पाएगा या ज़्यादा सेल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और अगर हम सिर्फ कैश बेसिस पे ही अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारी जो सेल है वो हमारे कॉम्पिटिटर्स को चली जाएगी, यानी हमारी सेल उसको चली जाएगी जो क्रेडिट अलाउ कर रहा होगा, क्योंकि लोग वहाँ जाएंगे जहाँ उनको क्रेडिट मिल रहा होगा, टाइम मिल रहा होगा। जनरली क्या होता है कि जो सेलर होता है वो मतलब जो सेलर्स हैं क्रेडिट पे सेल करते हैं तो वो कुछ टाइम पीरियड का क्रेडिट अलाउ करते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि अब मान लीजिए मैंने सेल की, अब मैंने किसी को सेल की क्रेडिट पे 1 महीने का क्रेडिट दे दिया। 1 महीने का क्रेडिट देने के बाद जब पेमेंट की बात आई तो वो देने से मुकर गया। उसने कहा कि आपने जो गुड्स हैं वो भेजे ही नहीं, या वो ये भी कह सकता है कि मुझे जो गुड्स है वो टाइम पे नहीं मिले, या हो सकता है वो ये बहाना बना दे कि जो गुड्स थे वो डिफेक्टिव हैं, तो मेरे पास तो कुछ प्रूफ होगा नहीं। तो इस तरह से पेमेंट में दिक्कत आ जाती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो कि बायर मतलब जो जिसको मैंने सामान बेचा है, ठीक है, वो कोई ऐसा एक्नॉलेजमेंट कुछ रिसीविंग दे दे जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि हाँ उसको गुड्स सही सलामत पहुंच गए हैं, तो कंफर्म हो मतलब तब हम उससे पैसे पूरे वसूल कर सकते हैं। तो इसी की वजह से ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इसकी ज़रूरत पड़ी। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, आइए थोड़ा इससे समझते हैं। मान लेते हैं कि ए ने सोल्ड किए गुड्स बी को क्रेडिट पर, मतलब 1000 रुपये के गुड्स बी को क्रेडिट पर बेचा। अब इसके बाद क्या करेगा, ए जो है एक बिल ड्रॉ करेगा और वो बिल जो है वो बी को देगा। ए यहाँ पर कौन है, ए जो है वो क्रेडिटर है और बी जो है वो डेटर है। तो ए ने बी को सेल किया, वो भी क्रेडिट पे यानी उधार। अब ए ने एक बिल बनाया और वो बिल जो है वो बी को दे दिया, भेज दिया। बी क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा यानी साइन कर देगा, उस पर अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा और वो बिल रिटर्न कर देगा ए को यानी कि क्रेडिटर को। अब इसके बाद जब वो बिल एक्सेप्ट कर लेगा तो बी जो है वो लाइबल हो जाएगा कि उसको इतने पैसे इस टाइम तक देने हैं। इसके बाद जो ये ए है इसका स्टेटस क्या हो जाएगा, ये क्रेडिटर तो है ही, इसके अलावा ये ड्रॉवर कहलाएगा, इसने बिल बनाया था। और ये जो है डेटर, ये ड्रॉई कहलाएगा या एक्सेप्टर भी कह सकते हैं इसको, कि इसने बिल को एक्सेप्ट किया है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो डेफिनेशन है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में सेक्शन 5 में दी हुई है। डेफिनेशन क्या है, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि राइटिंग में होता है, यानी कि कभी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो ओरल एग्रीमेंट नहीं हो सकता, ये रिटन ही होगा हमेशा। और इसमें जो है जो मेकर होता है उस पर उसको साइन करता है और डायरेक्ट करता है एक सर्टेन पर्सन को, मतलब किसी एक पर्सन को डायरेक्शन दे रहा होता है, ऑर्डर दे रहा होता है कि आपको जो ये पेमेंट है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को करनी है या उसके ऑर्डर पे करनी है, या फिर जो बियरर होगा इंस्ट्रूमेंट का, यानी कि जो भी लेकर आएगा आपके सामने बिल्स ऑफ एक्सचेंज,
उसको आप पेमेंट कर देना। तो इसकी फ़ीचर्स क्या हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की? तो पहली फ़ीचर है इट मस्ट बी इन राइटिंग, मतलब जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो राइटिंग में होना चाहिए, मतलब ओरल नहीं हो सकता बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दूसरी है कि इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, मतलब जो बिल बनाने वाला है ये उसके द्वारा साइन होना ज़रूरी है। इट मस्ट बी एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, मतलब इसमें जो है अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, मतलब कि जो बनाने वाला है वो सामने वाले को ऑर्डर दे रहा होता है और वो ऑर्डर अनकंडीशनल होता है, मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं लगा सकते कि अगर ऐसा हुआ तो पेमेंट करनी पड़ेगी, बिना किसी कंडीशन के वो अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो भी स्पेसिफाइड डेट पर। और द मेकर मस्ट डायरेक्ट ए पर्सन टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, और जो बनाने वाला है वो एक सर्टेन पर्सन को डायरेक्शन देता है, ऑर्डर देता है कि आपको सर्टेन सम ऑफ मनी पे करना है। आगे बात करते हैं इसके पार्टीज़ की। पार्टीज़ टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले इसमें आता है ड्रॉअर। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया था कि ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, तो वहाँ पर ए जो है वो कौन था? ड्रॉअर, जिसने बिल ड्रॉ किया। दूसरा है ड्रॉई, यानी कि बी जो था वहाँ पे वो ड्रॉई था जिसके ऊपर वो बिल बनाया गया, और उसको एक्सेप्टर भी कहते हैं क्योंकि ए ने जो ऑर्डर दिया था, जो बिल ड्रॉ किया था, उसको बी ने एक्सेप्ट किया, तो बी को एक्सेप्टर भी कह सकते हैं, यानी ड्रॉई और एक्सेप्टर कहेंगे। और पेई, पेई वो पर्सन होता है जिसको पैसा मिले, यानी कि अगर ए ने बिल बनाया बी के ऊपर और उसने उसमें डायरेक्शन दी हुई है कि आपको ये पेमेंट मुझे ही करनी है, तो यानी कि ए पेई हो जाएगा। या हो सकता है उसमें कि नाम लिखा होता कि सी को पेमेंट करनी है, तो सी पेई हो जाता। या हो सकता है ये लिखा होता कि सी जिसको ऑर्डर करेगा उसको पे करना, तो जिसको सी ऑर्डर करेगा वो पेई हो जाएगा। या फिर बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास लेकर आएगा उसको आप पेमेंट कर देना, तो यानी अल्टीमेटली जो पैसा रिसीव करे वो पर्सन ही कौन है? पेई कहलाएगा। अब एक इसमें बात आती है कि ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई तीन लोग हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ये तीन अलग अलग लोग हों। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही आदमी इनमें से दो पोजीशन होल्ड कर रहा हो, दो पोजीशन को फुलफ़िल कर रहा हो। जैसे कि जो ड्रॉअर है उसने बिल ड्रॉ किया और उसने बोला कि जो पेमेंट है आप मुझे ही करोगे, तो इस केस में क्या है? जो ड्रॉअर है वही पेई है। यानी अपने एग्जांपल में लें तो ए ने बिल ड्रॉ किया था और ए ही यहाँ पर क्या होगा? पेई होगा। तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि तीन जो ये वो है पार्टीज़ हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, वो तीन डिफरेंट पर्सन हो। इनमें से कोई एक पर्सन भी दो पोजीशन को होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट आगे आते हैं टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड बिल और एक होता है एकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल क्या है? ऐसा बिल जो किसी कंसिडरेशन के लिए बनाया जाए, मतलब उस बिल के अगेंस्ट कोई ना कोई, मतलब कंसिडरेशन के अगेंस्ट वो बिल बनाया जाना चाहिए, मतलब बिना कंसिडरेशन के नहीं होना चाहिए। और एकोमोडेशन बिल क्या होता है कि ये बिना किसी कंसिडरेशन के होता है, इसमें आपसी सहायता के लिए होता है। जनरली क्या होता है कि इसमें एक ऐसी पार्टी के ऊपर बिल बनाया जाता है या ऐसी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है जिसकी मार्केट में अच्छी खासी रेपुटेशन हो, जिसकी वजह से बिल को वैल्यू मिलती है और उस बिल को डिस्काउंट कराया जा सकता है। तो क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि ए और बी दो लोग हैं, ए को पैसों की ज़रूरत है, बी जो है बहुत ही रेपुटेड पर्सन है, तो ए ने बी को के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि बी की रेपुटेशन अच्छी है, इस वजह से उसकी बिल की वैल्यू होगी, वर्थ होगा, और ए उसको डिस्काउंट करा लेगा। तो इस तरह के जो बिल होते हैं उसे एकोमोडेशन बिल कहते हैं। अब बात आती है कि अगर इसमें कंसिडरेशन की तो कोई ज़रूरत होती नहीं है, तो अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो अगर नहीं है तो एनफोर्सेबल नहीं होगा, यानी कि लीगल एविडेंस नहीं बनता, यानी कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद जो ये एकोमोडेशन बिल होते हैं वो भी ऑर्डिनरी बिल की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं।
अब आते हैं इनके बीच डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड बिल एंड एकोमोडेशन बिल। तो इसमें है पहला, मतलब 2 पार्ट्स में हमने लिख लिया, ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल। पहला पॉइंट है डिफरेंस का कि जो ट्रेड बिल होते हैं ड्रॉ और एक्सेप्ट किए जाते हैं किसी कंसिडरेशन के लिए, जबकि जो एकोमोडेशन बिल होते हैं वो बिना किसी कंसिडरेशन के बनाए जाते हैं। दूसरा है कि ट्रेड बिल जो होते हैं, बिल्स आर एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट, मतलब जो ट्रेड बिल्स होते हैं वो एक्नॉलेजमेंट होते हैं डेट्स के, और जो एकोमोडेशन बिल होते हैं वो एक्नॉलेजमेंट नहीं होते। थर्ड है बिल मे और मे नॉट बी डिस्काउंटेड विद द बैंक। ट्रेड बिल जो है वो डिस्काउंट कराया भी जा सकता है और नहीं भी कराया सकता, मतलब मर्जी है, लेकिन जो एकोमोडेशन बिल होते हैं वो हमेशा ही डिस्काउंट कराए जाते हैं बैंक से। नेक्स्ट है लॉस बाय वे ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस इज टू बी बॉर्न बाय द ड्रॉअर, मतलब जो लॉस होगा डिस्काउंटिंग में वो क्या होता है, ट्रेड बिल के केस में ड्रॉअर ही उसको बियर करेगा, लेकिन एकोमोडेशन बिल में जो लॉस है वो उसी रेशियो में बियर किया जाएगा जिस रेशियो में बिल के प्रोसीड्स को बांटा जाएगा। मतलब मान लेते हैं ए बी दोनों को पैसों की ज़रूरत थी, तो जो बिल बनाया गया होगा उसमें जो पैसा डिस्काउंट कराने के बाद आया वो ए और बी ने बांटा होगा, तो जिस रेशियो में वो पैसा बांटा होगा उसी रेशियो में वो डिस्काउंटिंग चार्ज को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और लास्ट पॉइंट है कि ड्रॉअर कैन रिसोर्ट टू लीगल एक्शन व्हेन बिल इज़ डिसऑनर्ड, यानी कि ट्रेड बिल के केस में जो ड्रॉअर है वो कोई लीगल एक्शन ले सकता है ड्रॉई के ऊपर, लेकिन एकोमोडेशन बिल के केस में कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे कोई कंसिडरेशन नहीं होता। बाय बाय, थैंक यू। बाकी इसके आगे का पार्ट जिसमें हम प्रोमिसरी नोट या और कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल भी डिस्कस करेंगे, वो आगे कुछ पार्ट्स में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इसके लिए क्या करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वो पार्ट अपलोड करूं तो आपको ईज़िली आप तक पहुंच सके, और हाँ, सब्सक्रिप्शन के साथ साथ वो नोटिफिकेशन का बेल बटन भी दबा दें। थैंक यू।